Hello friends, how are you? I hope you all are well. Myself Gurpreet, student of MSc EVS first year. In this video, today we will be discuss about UV visible spectroscopy. Firstly, we need to know what is spectroscopy. Spectroscopy is the study of interaction of electromagnetic radiations with matter. Means जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटरेक्शंस किसी मैटर के साथ होती है तो उसकी स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ओके, तो मैटर क्या लेते हैं हम स्टडी में जिस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जिस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं उसको एज अ मैटर लेते हैं। तो मैटर हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी बायोलॉजिकल कंपाउंड, फॉर एग्जांपल आरएनए, डीएनए, प्रोटीन या कोई केमिकल कंपाउंड। ओके, एंड अब बात आती है ईएमआर की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है? व्हाट इज ईएमआर? सो ईएमआर इज द रेडिएशंस व्हिच शो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि वह रेडिएशन जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज को शो करती है उन्हें हम ईएमआर कह देते हैं। ओके, तो क्योंकि हम इस स्टडी में एज अ ईएमआर यूवी विजिबल लाइट को यूज कर रहे हैं तो इसीलिए हम इसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल देते हैं। ओके, अगर हम बात करें ईएमआर की वेव्स की और उनको हम उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो एक स्पेक्ट्रम बनकर आता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, इसमें सबसे पहले जो वेव्स अरेंज होती है उनका नाम है गामा रेज। ये सबसे पहले क्यों अरेंज होती है? क्योंकि इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। ओके, और सबसे लास्ट में रेडियो वेव्स, क्योंकि ये लॉन्ग वेवलेंथ होती है इसीलिए ये सबसे लास्ट में अरेंज होती है। अच्छा, तो वेवलेंथ का जो फैक्टर है, वेवलेंथ एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, जिनकी वेवलेंथ कम होगी उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उनकी एनर्जी कम होगी। तो क्योंकि गामा वेवलेंथ वेव्स की वेवलेंथ जो सबसे कम है तो इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम होगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन। द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रहे हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट और सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? लैंप। लैंप का काम क्या है? लाइट को प्रोड्यूस करना। तो क्योंकि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं तो हमको ऐसा लैंप लेना है जो 200 से 800 नैनोमीटर की लाइट को प्रोड्यूस करे। बिकॉज जो 200 से 800 नैनोमीटर की लाइट है वो यूवी विजिबल की वेवलेंथ रेंज में आती है। ओके, इसीलिए हम 200 से 800 नैनोमीटर की लाइट को प्रोड्यूस करने वाला लैंप यहाँ पर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जीनोन लैंप यूवी एंड विजिबल दोनों लाइट की वेवलेंथ को ऑक्यूपाई करता है, इसलिए हम इसमें जीनोन लैंप यूज कर देते हैं। ओके, तो अगर हम इनकी वेवलेंथ को यूवी विजिबल लाइट की वेवलेंथ को स्पेसिफिकली देखें तो क्या होएगा? यूवी लाइट की जो वेवलेंथ रेंज है वो है 200 से 400 नैनोमीटर एंड विजिबल की 400 से 800 नैनोमीटर, जिसको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर 2 स्लिट और एक मिरर का बना होता है। ओके, फर्स्ट स्लिट का क्या रोल है? पहली स्लिट का जो काम है, जो लैंप से लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसको, उसके पार्टिकल्स को, उसके फोटॉन्स को पैरेलली मिरर पर फॉल करवाना। ओके, एंड मिरर का काम क्या है? उस लाइट को अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना। ओके, अब सेकंड स्लिट का क्या रोल है? सेकंड स्लिट में से एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट ही पास होगी। ओके, अब जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट पास हो रही है वो आगे दो इक्वल इंटेंसिटी की लाइट में दो अलग अलग रेस के रूप में डिवाइड हो जाएगी। जो पहली रेज आएगी वो जाएगी सीधी रेफरेंस सेल में और दूसरी रेज आएगी सैंपल सेल में। रेफरेंस सेल
रेफरेंस सेल में हम कोई भी ब्लैंक सोल्यूशन लेते हैं जहां बफर सोल्यूशन फिल किया होता है एक क्यूबिक में, यानी कि उसमें अपना सैंपल सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि उसमें अपना सैंपल सोल्यूशन नहीं है तो जो लाइट उस पर फॉल कर रही है तो एब्जॉर्ब नहीं होगी वो, इसीलिए जिस इंटेंसिटी की लाइट उस पर फॉल कर रही है उसी इंटेंसिटी की लाइट आगे ट्रांसमिट होगी, क्योंकि कोई एब्जॉर्बर नहीं है। सैंपल में एब्जॉर्बर होता है लेकिन रेफरेंस सेल में हमने कोई एब्जॉर्बर नहीं रखा, इसलिए जो इंटेंसिटी की लाइट उस पर फॉल कर रही है रेफरेंस सेल पर उसी इंटेंसिटी की लाइट आगे पास हो रही है। ओके, अब जो दूसरी लाइट है वो जा रही है सैंपल सेल पर। सैंपल सेल में अपना सैंपल है, सैंपल सॉल्यूशन है, तो जाने कि वो एब्जॉर्बर है, वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसकी एनर्जी को यूज करेगा। फॉर एग्जांपल हमने सैंपल में प्रोटीन रखा है। ओके, तो प्रोटीन हम जानते हैं कि अमाइनो एसिड्स का बने होते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, उसमें एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। ओके, जिनमें डबल बॉन्ड और रिंग स्ट्रक्चर्स होती है। तो ये क्या करते हैं, उस लाइट से एनर्जी को यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए। अमाइनो एसिड के जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं उस एनर्जी का यूज करके, इसीलिए इसमें रेफरेंस सेल वाला केस बिल्कुल नहीं होता। इसमें जिस इंटेंसिटी की लाइट सैंपल सेल पर फॉल कर रही है उससे कम इंटेंसिटी की लाइट आगे पास होगी, क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब की है सैंपल ने अपने प्रोटीन। ठीक, अब बात करते हैं जो लाइट ट्रांसमिट हुई है रेफरेंस सेल और सैंपल सेल के बीच में से, वो लाइट सीधी डिटेक्टर पर फॉल रहेगी। डिटेक्टर उस लाइट को डिटेक्ट करेगा और आगे रिकॉर्डर को सेंड करेगा। अब रिकॉर्डर का क्या काम है, रिकॉर्डर का काम है रीडिंग्स लेना। ओके, वो रीडिंग्स एब्जॉर्बेंस की फॉर्म में लेता है, रिकॉर्डर रीडिंग्स एब्जॉर्बेंस की फॉर्म में लेता है और हमें दो तरह की एनालिसिस देता है। एक तो होती है क्वांटिटेटिव यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक होती है क्वालिटेटिव यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, हम क्वांटिटी को चेक करते हैं कि हमारे सैंपल की कितनी कंसंट्रेशन है इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, हम क्वांटिटेटिव यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंसंट्रेशन के टर्म में अपने सैंपल की क्वांटिटी को चेक करते हैं और क्वालिटेटिव में हम उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो प्योर है, उसमें कोई इम्प्यूरिटीज तो नहीं है। ये हम क्वालिटेटिव यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में चेक करते हैं, यानी कि अपने सैंपल की क्वालिटी। ओके, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ट्रांसमिटेंस वर्सेस कंसंट्रेशन, तो जितनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतनी ही ट्रांसमिटेंस कम होगी, बिकॉज जो एब्जॉर्प्शन है वो कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमें बीयर-लैम्बर्ट लॉ ने दी है। अब जो बीयर का क्या कहता है, अब इनको हम अलग अलग देख लेते हैं। बीयर और लैम्बर्ट लॉ दोनों अलग अलग है, अलग अलग देखते हैं। बीयर ने क्या कहा था, बीयर ने कहा है कि जो एब्जॉर्प्शन है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस जितनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतनी ही एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। ओके, और लैम्बर्ट लॉ ने हमें बताया है कि जो एब्जॉर्प्शन है वो पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी पाथ लेंथ बढ़ेगी उतनी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। ओके, अब इनको हम कंबाइनली देखें तो बीयर-लैम्बर्ट लॉ बन जाता है कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। ओके, हाँ जी, तो हम ग्राफ की बात कर रहे थे कि जितनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतनी ट्रांसमिटेंस कम होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ेगी एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी, तो इसीलिए ट्रांसमिटेंस कम होगी। पाथ लेंथ बढ़ेगी एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी, ट्रांसमिटेंस कम होगी। अगर हम ट्रांसमिटेंस को एब्जॉर्बेंस की टर्म में देखें तो क्या है, वही है, एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी ट्रांसमिटेंस कम होगी। ये तो सिंपल फंडा है बिल्कुल। हाँ जी, तो जो आगे है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हमने देखा है। क्वांटिटेटिव तो ट्रांसमिटेंस और कंसंट्रेशन की टर्म में हम देख लेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी ट्रांसमिटेंस उतनी ही कम होगी। तो हम देख लेंगे ट्रांसमीटर लाइट को, अगर हमारी ट्रांसमीटर लाइट कम आ रही है तो इसका मतलब हमारे सैंपल की कंसंट्रेशन ज्यादा है।
लेकिन क्वालिटी में हम कैसे चेक करेंगे? क्वालिटी में हम उसकी वेवलेंथ को देखेंगे कि किस वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। तो हमने सैंपल में प्रोटीन लिए, तो प्रोटीन 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो जो प्रोटीन का लैम्डा मैक्स है वो क्या है? 280 नैनोमीटर। यानी कि प्रोटीन 280 नैनोमीटर की लाइट पर वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो ये था हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का कुछ बेसिक और कुछ डिस्कशन। थैंक यू।